तो हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ लास्ट के 2 लेक्चर आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। और उसी कंटिन्यूटी में आज लेक्चर नंबर 3 में मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो आई होप हम लास्ट लेक्चर में जो डिस्कशन कर रहे थे वो रेंज का कर रहे थे, है ना। और लेट अस वहीं से शुरू करते हैं। लेट अस सपोज मैं कह रहा हूँ इंटीजर इज ऑफ 4 बाइट्स। कितने बाइट का है? 4 बाइट्स। और अब हम इसमें रेंज निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैंने कहा 4 बाइट, दैट मीन्स हमारे पास हो गए 32 बिट्स। अब 32 बिट्स में पॉसिबल वैल्यूज जो हम जनरेट कर सकते हैं वो है 2 पॉसिबल वैल्यूज वी कैन जनरेट। ठीक है सर। तो अगर मैं 2 पॉसिबल वैल्यूज में अनसाइंड इंटीजर की रेंज आपसे पूछूं, तो हम जानते हैं कि अनसाइंड इंटीजर में क्योंकि काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है तो जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं उससे एक कम तक जाएगी। ठीक है। बट व्हेन आई टॉक अबाउट साइंड, अगर मैं साइंड इंटीजर की बात करता हूं तो मेरे को पता है कि टोटल वैल्यूज हैं 2 इनको 2 पार्ट में मुझे डिवाइड करना है ना, नेगेटिव एंड नॉन नेगेटिव। तो अगर मैं कह रहा हूं नेगेटिव वाली कितनी होंगी तो इसकी आधी। अब देखिए 2 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो इट इज नथिंग बट 2 की पावर 1, सो इट इज 2 की पावर 31, यानी कि 2 की पावर 31 वैल्यूज यहां पर हैं और 2 की पावर 31 वैल्यूज ही यहां पर हैं, दैट इज नॉन नेगेटिव। अब इन केस नॉन नेगेटिव में 0 भी काउंट होता है तो अगर टोटल वैल्यूज इतनी है तो काउंटिंग 0 से स्टार्ट होगी तो कहां तक जाएगी? 2 की पावर 31 - 1। बट नेगेटिव में तो 0 होता नहीं है, दैट इज वाई यहां पर जो वैल्यूज होंगी वो कुछ इस तरीके की होंगी और लास्ट वैल्यू होगी ये। दैट मीन्स व्हाट इज द रेंज? सर रेंज यहां पर आई इन केस ऑफ माइनस का 2 की पावर 31 से लेके प्लस का 2 की पावर 31 - 1। तो मैं यहां पर यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 4 बाइट है, 2 बाइट है, आपको कुछ भी रटना नहीं है। आपको रेंज निकालने के लिए इस मेथड को समझना पड़ेगा, सिंपल। चलिए जनरलाइज्ड कर लेते हैं। लेट अस सपोज मैंने कहा मेरे पास n बिट्स हैं, n बिट्स में इंटीजर की रेंज निकालते हैं। तो हमें यह समझना होगा कि n बिट्स का मतलब है पॉसिबल वैल्यूज जो आप जनरेट कर सकते हैं वो है 2 टू द पावर n possible values we can generate। ठीक है सर। सो इफ आई टॉक अबाउट अनसाइंड इंटीजर, तो अनसाइंड इंटीजर क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है तो जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं -1 लास्ट वैल्यू होगी जो आप स्टोर कर सकते हैं। दैट इज वाई अनसाइंड इंटीजर की रेंज क्या होगी? 0 से लेके 2 की पावर n - 1। बट कमिंग टू साइंड इंटीजर, अगर मेरे पास 2 की पावर n वैल्यूज हैं तो आधी नेगेटिव आधी नॉन नेगेटिव, दैट मींस नेगेटिव। अब इसका आधा क्या होगा? सर 2 की पावर n डिवाइड बाई 2, और 2 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 1, और इतना मैथ्स आप जानते होंगे जब पावर ऊपर जाती है तो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। यानी कि यहां पर टोटल पॉसिबल वैल्यूज 2 की पावर n - 1 और यहां पर भी 2 की पावर n - 1, पॉजिटिव या ये कहूं नॉन नेगेटिव। ठीक है, डन है सर। अब कमिंग टू नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव में 0 नहीं होता है तो यहां पर जो वैल्यूज होंगी वो कुछ इस तरीके से होंगी। कितनी वैल्यूज हैं ये? 2 की पावर n - 1 वैल्यूज हैं। इज दैट ओके? ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव में 0 भी काउंट होता है तो काउंटिंग आप 0 से स्टार्ट करेंगे तो कहां तक जाएगी? 2 की पावर n - 1 माइनस का 1। फॉर एग्जाम्पल, हालांकि लास्ट लेक्चर में मैं ये सब डिस्कस कर चुका हूं बट फिर से रिपीट कर रहा हूं। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास 4 वैल्यूज हैं, तो 4 वैल्यूज अगर नॉन नेगेटिव हैं, काउंटिंग 0 से स्टार्ट होगी तो कहां तक जाएगी? 0 1 2 3। दैट इज वाई 0 से लेके जितनी पॉसिबल वैल्यूज है -1। तो रेंज क्या हुई? सर देखिए नेगेटिव में सबसे छोटी वैल्यू ये हुई, दैट इज माइनस का 2 की पावर n - 1, और पॉजिटिव में सबसे बड़ी वैल्यू क्या हुई? सर प्लस का 2 की पावर n - 1। उम्मीद करता हूं कि अब रटने जैसा कॉन्सेप्ट तो नहीं रहा होगा और हम
आराम से ये समझ चुके हैं कि कैसे रेंज निकाली जाती है। प्लीज नोट इट डाउन सो दैट कि हम आगे बढ़ें और जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। ठीक है सर। सर जब मैथमेटिक्स में इंटीजर आपको बोला जाता है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, तो बाय डिफॉल्ट इंटीजर कैसा होता है? सब कुछ, दैट इज पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। क्योंकि कोई इंटीजर बोल रहा है तो उसका मतलब है इट कुड बी पॉजिटिव इंटीजर, इट कुड बी नेगेटिव इंटीजर और इट कुड बी जीरो। ठीक है। बट सर समझते हैं थोड़ा सा। सर आपने लिखा साइंड इंट, सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन आपने लिखा इंट, आपने लिखा अनसाइंड इंट। अब देखिए, जब आपने अनसाइंड इंट लिख दिया, मैंने अभी वेरिएबल का नाम नहीं लिखा है, सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा था, पर चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यहां पर ये लिखा। यहां पर 3 डिक्लेरेशन है, इनको क्या कहते हैं? डिक्लेरेशन। देखिए, इस केस में आपने बता दिया कि ए के अंदर नेगेटिव वैल्यूज नहीं आ सकती। इस केस में आपने क्या बता दिया कि ए के अंदर पॉजिटिव, नेगेटिव या कुछ भी आ सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज जीरो। बट व्हेन यू आर नॉट मेंशनिंग एनीथिंग, जब आप मेंशन नहीं करते तो कंपाइलर इसको क्या समझेगा? इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है? अगर आप मेंशन नहीं कर रहे हैं, अगर आप नहीं बता रहे हैं, तो कुछ तो समझना पड़ेगा ना। तो मैथमेटिक्स में क्या होता है? मैंने कहा इंटीजर, थिंक ऑफ अ इंटीजर इन मैथमेटिक्स, फॉरगेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आप क्या सोचेंगे? इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव और इट कुड बी जीरो। दैट मीन्स by default, if you are not mentioning whether it is signed or unsigned, by default in C programming it is treated as signed. It is treated as signed. तो अब अच्छे से समझिएगा दूसरा कॉन्सेप्ट। सर लेट अस सपोज मैंने कहा शॉर्ट इंट ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, मैंने क्योंकि इसके साथ साइंड नहीं लगाया है, दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट ये क्या होगा? सर साइंड होगा। तो आप ये लिखते हैं या आप ये लिखते हैं, बोथ आर सेम। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होगा? बाय डिफॉल्ट, देखिए सी प्रोग्रामिंग में बाय डिफॉल्ट का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है। डेनिस रिची साहब ने बाय डिफॉल्ट वाला कॉन्सेप्ट बहुत रखा। बाय डिफॉल्ट इट इज ट्रीटेड एज साइंड। ठीक है। अब फिर से समझिएगा एक और कॉन्सेप्ट जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमने जब डिफरेंट कैटेगरीज देखी, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज शॉर्ट। तो आराम से समझिएगा, सर शॉर्ट किसी और के साथ होता है क्या? जैसे प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, शॉर्ट जो कीवर्ड है वो किसी और के साथ होता है क्या? नहीं। तो बाय डिफॉल्ट अगेन, इफ यू आर मेंशनिंग शॉर्ट और शॉर्ट इंटीजर, बोथ आर सेम। ठीक है। दैट मीन्स अब समझना पड़ेगा कि सर मान लीजिए आप लिखते हैं शॉर्ट आई, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स इट इज सेम एज शॉर्ट इंट आई। दैट मीन्स शॉर्ट के साथ इंट लगाना इज अगेन, दैट मीन्स इफ यू आर राइटिंग शॉर्ट बाय डिफॉल्ट इट इज शॉर्ट इंट। दैट मीन्स शॉर्ट आई, ओके, और शॉर्ट इंट आई, बोथ आर सेम और नॉट? कमेंट जरूर करिएगा, बोथ आर सेम और नॉट? ऑफ कोर्स सेम सर। अब कहानी ये है, क्योंकि मैंने, बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि मैंने साइंड या अनसाइंड नहीं लगाया, तो बाय डिफॉल्ट ये दोनों कैसे होंगे? बाय डिफॉल्ट दे आर साइंड। तो समझते हैं फिर से। सर अब मैंने कहा शॉर्ट आई, मैंने कहा साइंड शॉर्ट आई, बोथ आर सेम? यस सर। मैंने कहा शॉर्ट इंट आई एंड आई राइट साइंड शॉर्ट इंट आई। कमाल की बात यह है कि चारों डिक्लेरेशन सेम हैं, ऑल आर सेम, ऑल आर सेम।
उम्मीद करता हूं इतनी कहानी सभी लोगों को समझ में आई होगी। और सारे क्या हैं, साइंड शॉर्ट इंट टाइप हैं। सारे क्या हैं, साइंड शॉर्ट इंट टाइप हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर। हैश इंक्लूड एक सिंपल सा प्रोग्राम देख रहे हैं, प्रोग्राम भी नहीं, बस बताने की कुछ कोशिश कर रहा हूँ। हैश इंक्लूड stdio.h, okay, then I write void main, मैंने लिखा int a is equal to 10 and then I write int p। आगे का कोड मुझे नहीं पता, अभी के लिए बस समझाने की कुछ कोशिश कर रहे हैं। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस? सर एक चीज होती है डिक्लेरेशन, सॉरी, एक चीज होती है डिक्लेरेशन। यहां पर आप क्या कर रहे हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं। डिक्लेयर करने का मतलब, डिक्लेयर किसके लिए कर रहे हैं, कंपाइलर के लिए। हम उसे बता रहे हैं कि देखो भाई अब से क्या हुआ, ए नाम का एक बॉक्स है, ये डिक्लेरेशन ही तो है। ए नाम का एक बॉक्स है, अभी के अंदर, अभी के लिए उसके अंदर वैल्यू 10 है, और इस बॉक्स के अंदर किस टाइप की वैल्यू आएंगी, नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, एंड डिपेंडिंग अपॉन करंट सिस्टम पर 2 बाइट का या 4 बाइट का है, उसके हिसाब से उसकी रेंज डिसाइड हो गई। तो हम क्या कह रहे हैं, डिक्लेरेशन। ठीक है सर, ये भी डिक्लेरेशन है, बिल्कुल है। देन व्हाट इज द डिफरेंस, इनमें डिफरेंस क्या है? सर यहां पर आप डिक्लेयर भी कर रहे हो, एज वेल एज आप इनिशियल वैल्यू भी प्रोवाइड करा रहे हो। दैट इज वाई इसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन, प्रोवाइडिंग एन इनिशियल वैल्यू अलोंग विद द डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन के टाइम पर ही इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करा देना, इसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। व्हाट अबाउट दिस? सर इस केस में आप सिर्फ डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं, दैट मींस आपने कहा बी, इसके अंदर वैल्यू क्या होगी, अब ये कॉन्सेप्ट है। क्या आपको याद है, मैंने एक थिएटर का एग्जाम्पल लिया था पहले लेक्चर में, और आपसे पूछा था कि अगर आपने 3 से 6 में एक मूवी देखी किसी थिएटर में जाके, आप घर गए, माता जी ने पूछा या भाई ने पूछा क्या तुझे पता है कि 12 से 3 के शो में वहां पर कौन बैठा हुआ था, आप कहेंगे नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड। तो मेमोरी में, कंप्यूटर की मेमोरी में एट प्रेजेंट 10 है, या एट प्रेजेंट क्या वैल्यू है, क्या किसी को पता है? अगर आपने नहीं डाली, समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। चलिए एक सिंपल सा प्रोग्राम आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा बस टारगेट ये है कि आपको इतना बेसिक से पढ़ाऊं कि आपको मजा आ जाए। तो मैंने कहा हैश इंक्लूड stdio.h, then I write void main एंड मैंने एक वेरिएबल लिया int x is equal to 10 और इस पर थोड़ा काम किया, और ये मेरा प्रोग्राम है। ठीक है, ये मेरा प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम मैंने बनाया रात के 9:30 बजे, ये प्रोग्राम मैंने बनाया रात के 9:30 बजे। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस पार्ट। मान लीजिए ये हमारा वेरिएबल x है, इसका एड्रेस 2096 है। इस प्रोग्राम का जो वेरिएबल x है, उसको जो मेमोरी एलोकेट हुई वो हुई 2096, और इसके अंदर वैल्यू 10 है। इज दैट ओके? डन सर। या आपने प्रोग्राम बनाया, पंकज सर ने प्रोग्राम बनाया रात को 9:30 बजे, और प्रोग्राम ठीक है, और ठीक है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, कंप्यूटर ठीक है बंद किया और सो गए, लेट अस सपोज। अब मेरे भाई साहब ने रात को 10 बजे उन्होंने भी एक प्रोग्राम बनाया। उन्होंने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h void main, उन्होंने एक वेरिएबल लिया int y। अब सोच समझ के बोलिएगा, आगे का कोड मुझे सच में नहीं पता। मैंने कहा इस y को क्या मेमोरी एलोकेट होगी, कोइंसिडेंटली इस y वेरिएबल को भी वही ब्लॉक मिला। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, कंप्यूटर की मेमोरी में एक बार बिट्स इनिशियलाइज हो गए तो वो बिट्स तो वहीं पर रहेंगे ना भाई, उन्हें कोई मिटा के थोड़ी ना चला जाएगा। क्या मिटा के जाएगा क्या, बिट मिटाओ बिट मिटाओ? नहीं। दैट मीन्स
इस 2096 पर क्या वैल्यू है 10, लेकिन ये तो मैं आपको दिखा रहा हूं, है ना, ये तो कॉन्सेप्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर मैं यहां पर इस प्रोग्राम में किसी से पूछूं कि यार y के अंदर क्या वैल्यू होगी, पता है क्या? नहीं सर। दैट मीन्स फॉर दिस प्रोग्राम देयर कुड बी एनी वैल्यू ओवर हियर डिपेंडिंग अपॉन मेमोरी के बिट्स किस तरीके से इनिशियलाइज हैं। जैसे जैसे 3 से 6 में आपने शो देखा, 12 से 3 में कौन था वहां पर हमें नहीं पता, हमारे लिए इवन वो क्या है, बेकार है। सिमिलरली जब हम वी डोंट नो वाली सिचुएशन में आते हैं, इस प्रोग्राम को थोड़ी ना पता है यहां क्या वैल्यू है। हेयर इट कुड बी एनी वैल्यू, और ऐसी वैल्यूज को हम कहते हैं गार्बेज वैल्यू, बिकॉज वी डोंट नो, और जब हमें पता नहीं है तो हमारे लिए वो वैल्यू बेकार है। वापस आ रहा हूं कॉन्सेप्ट पर, हमने कहा इंट a इज इक्वल टू 10। यहां मुझे पता है कि a के अंदर 10 वैल्यू है, बट व्हेन आई राइट इंट b, अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एज डिक्लेरेशन, बिकॉज नो इनिशियल वैल्यू इज प्रोवाइडेड ओवर हेयर। यहां पर कोई इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड नहीं की गई है, बट हेयर डिक्लेरेशन along with initial value, that is why it is called as initialization। तो अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि b के अंदर क्या वैल्यू है, तो आप क्या कहेंगे, गार्बेज। सो सच वैल्यूज आर कॉल्ड एज गार्बेज। अब गार्बेज का मतलब कूड़ा नहीं है, बट लॉजिकली वी डोंट नो। इज दैट ओके? इसका कुछ एड्रेस होगा, इसका कुछ एड्रेस होगा। सो आई होप गार्बेज का कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज नोट्स बनाते हुए चलिए ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना हो। ठीक है सर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझ गए, डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट समझ गए, है ना, रेंज निकालना सीख गए। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने कहा लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। हैश इंक्लूड stdio.h, ओके, देन आई राइट void main, और मैंने यहां लिखा int a इज इक्वल टू 10। इससे क्या होगा सर, पता है इससे क्या होगा? मेमोरी में एक बॉक्स बनेगा, इसका लेबल 10a, इसके अंदर वैल्यू 10, इसका कुछ एड्रेस होगा। लेट्स ट्राई टू प्रिंट दिस वैल्यू। मैं a की वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूं। अब प्रिंटिंग के लिए हमारे पास क्या है सर, printf है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो हमने कहा कि ठीक है, printf प्रिंट करना चाह रहा हूं मैं a की वैल्यू, और मैंने लिखा printf a। अब आउटपुट क्या आएगा सर? आउटपुट 10 आएगा? नहीं, आउटपुट क्या आएगा, a। सर ऐसा क्यों हुआ? आपको याद होगा printf क्या करता है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। printf क्या करता है, whatever you provide in double quotes, it will print as it is onto screen। printf क्या करता है कि जो भी कुछ आप उसे डबल कोट्स के अंदर देंगे वो एज इट इज प्रिंट कर देता है, अपना दिमाग नहीं लगाता है। printf क्या नहीं करता सर, अपना दिमाग नहीं लगाता है, उसके पास दिमाग नहीं है। उसको आप कहोगे कि भैया डबल कोट्स के अंदर मैंने लिख दिया, एज इट इज प्रिंट कर देता है, एज इट इज। अच्छा वर्स्ट पार्ट देखते हैं, आराम से समझिएगा सर। इवन ये तो कुछ भी नहीं है, अगर आप printf से बोलते हैं कि यार 10 + 20, तो printf 30 प्रिंट नहीं करेगा, printf करेगा 10 + 20। व्हाट डज दैट मीन? इवन 10 इज अ नंबर, 10 एक नंबर है, 20 एक नंबर है, प्लस एक ऑपरेटर है, पर क्या printf इनको नंबर्स की तरह ट्रीट कर रहा है? नहीं, printf कह रहा है कि आप मुझे नंबर दो, आप मुझे ऑपरेटर दो, आप मुझे मैसेज दो, आप मुझे वेरिएबल दो, आई डोंट केयर, मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा, घर भूल के आया हूं, आई विल प्रिंट इट एज इट इज, मैं कोई दिमाग नहीं लगाऊंगा। अब तो टेंशन हो गई कि सर printf से अगर कुछ और प्रिंट कराना है तो क्या होगा? दैट मीन्स प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। सर आप printf को
आप printf को 10 + 20 दे रहे हो, वो आउटपुट दे रहा है 10 + 20। आप printf को वेरिएबल का नाम दे रहे हो, वो उसे वेरिएबल नहीं ट्रीट कर रहा, उसे भी क्या कह रहा है, ए प्रिंट कर दूंगा। दैट मीन्स कैन आई से बाय डिफॉल्ट printf सब कुछ टेक्स्ट फॉर्मेट में मान के चल रहा है। बाय डिफॉल्ट printf को जो भी कुछ आप देते हो वो टेक्सचुअल फॉर्मेट मान के चल रहा है। तो सर अगर मुझे किसी और फॉर्मेट में कुछ प्रिंट कराना है तो printf को बताना पड़ेगा ना कि ओए printf अब तेरा नहीं चलेगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। printf बाय डिफॉल्ट किस में लेता है, टेक्स्ट फॉर्मेट में। तो अगर आपको कुछ और प्रिंट कराना है किसी और फॉर्मेट में, किसी और तरीके से, जैसे नंबर को नंबर की तरह ट्रीट कराना है, तो यू हैव टू स्पेसिफाई ना, आपको printf को बताना पड़ेगा कि किस फॉर्मेट में इसको डील करना है। हियर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर, नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे कुछ जो फॉर्मेट स्पेसिफाई करते हैं डेटा का। दैट मीन्स हियर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है सर, कोशिश करते हैं। तो हमने कहा हैश इंक्लूड stdio.h, then I write void main int a is equal to 10। नाउ कोशिश करिएगा समझने की। मैंने कहा printf %d, a। सर अब कुछ अलग सा लग रहा है, फोकस करते हैं, अच्छे से समझेंगे। तो हमारे पास है वेरिएबल a 10 2096। लेट अस अज्यूम ये मेरा आउटपुट स्क्रीन है। ठीक, समझिएगा हो क्या रहा है। printf, मैं अब भी ये कह रहा हूं कि printf में डबल कोट्स के अंदर ही प्रिंट क्या होगा, डबल कोट्स के अंदर जो कुछ होगा। ठीक, अब हुआ क्या, व्हाट इज, डबल कोट्स के अंदर %d लिखा है। एक बात सोच के बताइएगा, कई बार हम दिमाग ज्यादा लगाते हैं। क्या कभी भी आप टेक्स्ट फॉर्मेट में किसी को मेल लिख रहे हो तो इस तरीके का कुछ यूज करते हो, %d या कुछ भी? नहीं सर, दैट मीन्स ये कुछ स्पेशल है, दिस इज समथिंग स्पेशल। तो दैट मीन्स आप %d क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है इंटीजर का। %d फॉर्मेट स्पेसिफायर है इंटीजर का। दैट मीन्स ये %d, देखिए कर्सर कहीं ना कहीं तो है, तो %d क्या बता रहा है कि जहां कहीं कर्सर है वहां पर एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट होने वाली है। % ने सिर्फ इतना बताया, डबल कोट्स के अंदर सिर्फ %d है। %d ने यह बताया जहां कहीं कर्सर है वहां पर एक इंटीजर फॉर्मेट, इंटीजर वैल्यू प्रिंट होने वाली है। सवाल यह है लेकिन वो इंटीजर वैल्यू है कहां? तो वो चीज देखिए कॉमे के बाद। दैट मीन्स हम क्या कह रहे हैं, वो चीज कहां पर है, कॉमे के बाद। प्लीज फोकस करिएगा सारे लोग। %d ने बताया कि इंटीजर वैल्यू प्रिंट होने वाली है, लेकिन वो कैसी इंटीजर वैल्यू है, वो इंटीजर वैल्यू कहां पर है? तो वो कह रहा है कॉमे के बाद ए वाले बॉक्स पर जाओ, जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो यहां पर प्रिंट होगी। दैट इज व्हाई 10 इज बीइंग प्रिंटेड। फोकस करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत ही बेकार आ रहा है और मेरा एंथुजियाज्म भी बहुत कम हो रहा है उससे, है ना। सो व्हाट इज %d? %d फॉर्मेट स्पेसिफायर है। चलिए इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं एंड आई राइट समथिंग लाइक दिस। मैंने कहा हैश इंक्लूड stdio.h, then I write void main, मैंने कहा int a is equal to 10। अब मैंने लिखा printf the value is %d, a। let's try to understand। हो क्या रहा है, एक बॉक्स है a नाम का, इसके अंदर वैल्यू 10 है, इसका एक एड्रेस है। अब लेट अस अज्यूम ये मेरा आउटपुट स्क्रीन है। ठीक है, ये मेरा आउटपुट स्क्रीन है। आराम से देखिएगा क्या होगा। printf के अंदर डबल कोट्स में बाय डिफॉल्ट टेक्सचुअल फॉर्मेट, तो दैट मींस डबल कोट्स के अंदर सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, दा विल बी प्रिंटेड एज इट इज। मान के चल रहे हैं, स्पेस नहीं है।
दा विल बी प्रिंटेड एज इट इज टेक्सचुअल फॉर्मेट, देन स्पेस प्रिंट होगा, देन वैल्यू प्रिंट होगा, जो कुछ जैसा लिखा है वैसा ही लिखेगा। स्पेस प्रिंट हुआ, देन इज प्रिंट हुआ। अब देखिए यहां कर्सर आ गया है ना, तो ये परसेंटेज डी क्या बता रहा है? परसेंटेज डी बता रहा है कि जहां कहीं पर कर्सर है वहां पर एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट होने वाली है, लेकिन वो वैल्यू है कहां? डबल कोट्स कॉमे के बाद। दैट मींस यहां पर कौन सी वैल्यू प्रिंट होने वाली है? ए नाम के बॉक्स में जाइए, वहां पर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो वैल्यू यहां पर प्रिंट होगी। सो द आउटपुट इज द वैल्यू इज 10। ये अंडरस्कोर प्रिंट नहीं होगा, ये तो मैं दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए यहां पर फोकस कर रहा हूं। आई होप चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। चलिए एक और बार इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। हमने कहा hash include stdio.h, then I write void main, मैंने लिखा int a is equal to 10 and then I am writing printf percentage d is percentage d a। होता क्या है, इंजीनियरिंग में हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते और बाद में फिर मौका नहीं मिलता। मुझे अभी तक ध्यान है, हमारे साथ भी ये सब हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ विदाउट एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। ठीक है सर, अब देखिए प्रिंटफ के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। परसेंटेज डी, दैट मीन जहां कहीं कर्सर है वहां पर एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट होने वाली है, लेकिन वो इंटीजर वैल्यू है कहां? कॉमे के बाद कह रहा है ए। ओके, ए पर जाइए और लेके आइए, दैट मीन्स ओवर हियर 10 इज बीइंग प्रिंटेड। ठीक है, अब क्या होगा सर? स्पेस एज इट इज प्रिंट होगा, देन इज प्रिंट होगा, एंड अगेन ये परसेंटेज डी क्या कह रहा है? ये परसेंटेज डी ये कह रहा है कि जहां कहीं कर्सर है वहां पर एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट होने वाली है, लेकिन वो वैल्यू कहां से मिलेगी? कॉमे के बाद। देखिए ये वाला तो कवर अप हो गया, तो कॉमे के बाद दैट मींस अगेन ए नाम के बॉक्स के पास जाइए और इस 10 वैल्यू को लेके आइए। सो द आउटपुट इज 10 इज 10। So that's how format specifier works. That's how format specifier works. सर परसेंटेज डी किसके लिए होता है? शॉर्ट इंटीजर एज वेल एज इंटीजर के लिए होता है परसेंटेज डी। ओके सर, तो मैं सिंपल शब्दों में लिख देता हूं, इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है? परसेंटेज डी। सर अगर लॉन्ग इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर पूछा जाए तो परसेंटेज एल डी, और लॉन्ग इंटीजर का पूछा जाए तो लॉन्ग इंटीजर का पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे परसेंटेज एल एल डी। सर फ्लोट का पूछा जाए तो आप बोलेंगे परसेंटेज एफ, कैरेक्टर का पूछा जाए तो आप बोलेंगे परसेंटेज सी, और बाकी सारे हम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे यूज करते हुए चलेंगे। बट मीनवाइल मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि प्लीज नोट्स बनाते हुए चलिए, ताकि बाद में आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। होता क्या है कि हम पढ़ने में रह जाते हैं, फिर नोट्स नहीं बन पाते, बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। चलिए अब जो कुछ हमने अब तक पढ़ा है, डेटा टाइप, प्रिंटिंग और फॉर्मेट स्पेसिफायर, उनका एक सिंपल सा प्रोग्राम बना लेते हैं ताकि चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। तो हमने कहा हैश इंक्लूड stdio.h, then I write void main। मैंने दो वेरिएबल लिए, इंट a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, कॉमा c, मैंने किया c इज इक्वल टू a प्लस b। पहले इस लाइन से क्या हुआ वो समझते हैं। तो पहली लाइन से जो कि डिक्लेरेशन है, 3 बॉक्स बनेंगे। बिल्कुल सही है सर, ठीक है। पहले वाले एक बॉक्स का नाम है a, दूसरे का b, तीसरे का c। 3 वेरिएबल है हमारे पास a, b एंड c। a के अंदर इनिशियल वैल्यू हमने डाली 10, b के अंदर इनिशियल वैल्यू हमने डाली 20 और c के अंदर क्या है? गार्बेज। ठीक है, जब आपने किया c इज इक्वल टू a प्लस बी, ये तो आप मैथमेटिक्स में भी करते हैं, तो बेसिक मीनिंग क्या है? आप कह रहे हो c के अंदर 10 प्लस 20 जाएगा। दैट मीन्स सर मैथमेटिक्स में भी पहले ये होता है, उसके बाद ये वैल्यू
सी के अंदर जाएगी। दैट मीन्स ए प्लस बी विच इज 10 प्लस 20, 30 वैल्यू इसके अंदर चली गई, है ना, बिकॉज सी एक वेरिएबल है, और वेरिएबल का मतलब ही ये होता है बीइंग एबल टू वेरी, उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम। अभी 30 है, इसके अंदर आप चाहो फिर कुछ और वैल्यू डाल सकते हो, आप इसको अपडेट कर सकते हो। ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर है। अब हमने कहा दैट printf the sum of percentage d and percentage d is percentage d, कॉमा ए बी सी। मैं बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ा रहा हूं, बिकॉज मैंने जो प्रॉमिस किया है वो यही है कि चाहे आप फर्स्ट ईयर में हैं, चाहे आप सेकंड ईयर में हैं, चाहे थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लेसमेंट की कर रहे हैं, गेट की कर रहे हैं, ये प्लेलिस्ट अब तक की सबसे बेहतरीन प्लेलिस्ट होने वाली है, मेरी भी और हमेशा के लिए सबकी, सारी प्लेलिस्ट से बेहतरीन प्लेलिस्ट ये होने वाली है, बिकॉज मैं इसमें लबालब आपको एकदम कंटेंट देने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। देखिए, कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं हो जाती है। कई बार बच्चों को क्या लगता है इतना इजी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि ये प्लेलिस्ट 10th वाला स्टूडेंट भी देख रहा है, 11th वाला भी, 12th वाला भी और फर्स्ट ईयर वाला भी। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं और सब कुछ समझ में आ रहा है, कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, उससे क्या होता है, हमें अप्रिसिएशन मिलता है, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ नहीं है, कोई लालच नहीं है मेरा। नाउ प्लीज फोकस, लेट अस सपोज ये मेरा आउटपुट स्क्रीन है। तो अब हो क्या रहा है सर, देखो डबल कोट्स, प्रिंटिंग अब भी वही हो रही है जो डबल कोट्स में लिखा हुआ है, लेकिन डबल कोट्स में हम फॉर्मेट स्पेसिफायर क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज अदरवाइज प्रिंटफ टेक्सचुअली ट्रीट कर लेगा। आपका वेरिएबल का नाम ए है, आप उसको वैल्यू को वैल्यू नहीं दिखा पाओगे। ठीक है सर, तो हमने कहा सबसे पहले दा विल बी प्रिंटेड एज इट इज टेक्सचुअल फॉर्मेट, स्पेस, देन सम ऑफ। अब देखिए परसेंटेज डी का मतलब जहां कहीं कर्सर है वहां एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट होने वाली है, लेकिन वो वैल्यू कहां से पता चलेगी सर, कॉमे के बाद। दैट मीन्स पहले परसेंटेज डी में वैल्यू कहां से आ रही है, ए से, विच इज 10। ओके, अगेन अब हमने कहा एंड, देखिए ये हो गया स्पेस एंड एंड, टेक्सचुअल फॉर्मेट है, देन स्पेस, अब आया परसेंटेज डी, दैट मीन्स अगेन एक इंटीजर वैल्यू आने वाली है, लेकिन वो वैल्यू कहां से आएगी, ये तो यूज हो गया। दैट मीन्स सेकेंड परसेंटेज डी में वैल्यू कहां से आ रही है, बी से, एंड दैट इज वाई 20। अब देखो ये कलर प्रिंट नहीं होंगे वहां पर। ठीक है, अब देखो ये भी हो गया। अब हमारे पास आया इज, तो इज एज इट इज प्रिंट होगा, टेक्सचुअल फॉर्मेट। अब परसेंटेज डी फिर से आया, दैट मीन्स एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट होने वाली है, कहां से पता चलेगी वैल्यू कौन सी आएगी सर, सी, दैट इज 30। अब ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। आउटपुट क्या है, द सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30। फिर से देखते हैं, माइनर सा चेंज करूंगा, बस इसी कोड में माइनर सा चेंज करूंगा और समझेंगे बात को। सर मान लीजिए हमने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h void main, सेम, सब कुछ सेम है, int a is equal to 10, b is equal to 20, comma c is equal to a plus b, and now I am writing printf the sum of percentage d and percentage d is percentage d। सब कुछ सेम है, सिर्फ प्रिंटफ में माइनर सा हमने चेंज किया, बाकी तो सेम ही है। तो हम हो क्या रहा है सर, 3 बॉक्स बने जैसे हमने पहले बनाए थे, ए बी सी। ए और बी को इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड की गई है, सी को नहीं की गई। ठीक है, इससे क्या होगा, a प्लस बी विच इज 10 प्लस 20, 30 वैल्यू इस सी को असाइन हो जाएगी। ठीक है, अब हमने कहा printf, अच्छे से देखिएगा, printf, लेट अस सपोज दिस इज द आउटपुट स्क्रीन। अब मैंने कहा द विल बी प्रिंटेड एज इट इज, सम ऑफ
परसेंटेज डी से पता चला कि एक इंटीजर वैल्यू आने वाली है, लेकिन अब की बार पहली वैल्यू कहां से आ रही है, बी में से, दैट इज वाई 20। एंड टेक्सचुअल फॉर्मेट परसेंटेज डी, सेकेंड वैल्यू कहां से आ रही है, ए में से, दैट इज वाई 10 इज परसेंटेज डी। थर्ड वैल्यू कहां से आ रही है, सी में से, दैट इज वाई 30। प्लीज कमेंट जरूर करिए इतना पार्ट आपको समझ आया या नहीं। अगर आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं, इफ दैट इज ओके टू एवरीवन देन हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, अब हमें क्या पता है, अब हमें ये पता है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फॉर्मेट स्पेसिफायर, और हमें रेंज के बारे में भी जानकारी हो गई। फॉर्मेट स्पेसिफायर लाइक परसेंटेज यू किसके लिए होता है, अनसाइंड इंटीजर के लिए, परसेंटेज सी कैरेक्टर के लिए। विद टाइम यू विल लर्न, इनको कुछ याद करने रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। हमने कहा लेट अस एज्यूम इंटीजर इज ऑफ 2 बाइट। लेट अस एज्यूम, ऐसा क्यों कह रहे हो सर लेट अस एज्यूम, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि देखिए सी के कुछ स्टैंडर्ड हैं। स्टैंडर्ड जानते हैं, जैसे हम कहते हैं कि स्टैंडर्ड रूल्स है ना। तो स्टैंडर्ड किसी के एग्जैक्ट साइज के बारे में कोई बात नहीं करते हैं, बट वो ये कहते हैं कि मिनिमम साइज क्या है, और एक इंपॉर्टेंट बात कि भैया इंटीजर शॉर्ट इंट से छोटा नहीं हो सकता, लॉन्ग इंट से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए मैंने कहा लेट अस अज्यूम इंटीजर इज ऑफ 2 बाइट। हालांकि ऑलमोस्ट अभी आप आगे देखेंगे पढ़ेंगे 4 बाइट एंड ऑल दैट। तो अगर मैं कह रहा हूं इंटीजर 2 बाइट का है, तो 2 बाइट का मतलब सर 16 बिट्स, और अभी हमने देखा कि 16 बिट में 2 की पावर 16 पॉसिबल वैल्यूज हम जनरेट कर सकते हैं। 2 की पावर 16 पॉसिबल वैल्यूज वी कैन जनरेट। अब 2 की पावर 16 का मतलब होता है 65,536। तो अगर कोई मेरे से रेंज की जानकारी पूछेगा तो मैं कहूंगा कि यार अगर देखो अनसाइंड इंटीजर है, इफ इट इज अनसाइंड इंटीजर, तो अनसाइंड इंटीजर में क्योंकि काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है तो कहां तक जाएगी, 65535, ठीक है। इफ इट इज साइंड, अगर ये हम बात कर रहे हैं साइंड इंटीजर की, तो उसकी कैलकुलेशन भी अब हमें पता है कि यार देखो 65,536 टोटल हैं, आधे इसमें से नेगेटिव हो जाएंगे और आधे है ना नॉन नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने कहा इसका आधा क्या आएगा, 32,768 पॉसिबल वैल्यूज यहां आएंगी और 32,768 पॉसिबल वैल्यूज यहां पर आएंगी। लेकिन नॉन नेगेटिव में एक वैल्यू 0 भी होती है, इसलिए ये वाली काउंटिंग जाएगी 32767 तक, लेकिन नेगेटिव में ऐसा कुछ होता नहीं है। दैट इज वाई नेगेटिव में जो सबसे छोटा नंबर होगा वो ये होगा। तो इसकी रेंज क्या हुई, -32768 से लेके प्लस का 32767 साइंड इंटीजर की, और अनसाइंड इंटीजर की हुई 0 से लेके 65,535। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो अगर आप गौर करें मैथमेटिक्स में भी देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नंबर लाइन। मैथमेटिक्स में भी एक नंबर लाइन होती थी, उम्मीद करता हूं शायद आपको याद हो। और नंबर लाइन में क्या होता था कि 0 के इधर पॉजिटिव वैल्यूज होती थी लाइक दिस, +1 +2 +3 +4, है ना। और इस साइड में क्या होता था, नेगेटिव वैल्यू, दैट मीन्स यहां आया -1 -2 -3 एंड सो ऑन, है ना। मतलब पॉजिटिव जाना है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, नेगेटिव जाना है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। क्यों बता रहा हूं ये, क्योंकि थोड़ी देर में जब चीजें प्रोग्रामिंग पर आती है ना तो बच्चे का दिमाग घूमने लगता है। मैथमेटिक्स में भी वही चीजें पढ़ी हैं, यही चीज जैसे ही मैं प्रोग्रामिंग में पढ़ाऊंगा तो उसे फोबिया बैठा हुआ है और वो पता नहीं क्या ऊल जलूल सोचने लग जाता है। तो ऊल जलूल कुछ भी नहीं सोचना है, ठीक है। तो हमने कहा लेट अस टॉक अबाउट इंटीजर। अगर इंटीजर 2 बाइट का है, हमने कहा साइंड इंटीजर, अभी हमने देखा कि साइंड इंटीजर 2 बाइट में क्या रेंज आई थी सर, माइनस का 32768 से प्लस का 32767। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि अगर साइंड इंटीजर है और 2 बाइट का है तो ऐसे किसी भी वेरिएबल में यहां से लेके यहां तक सिर्फ ये वैल्यूज स्टोर की जा सकती हैं, ठीक है। एंड नाउ मान लीजिए मैंने कहा दैट वी हैव अनसाइंड इंट वैल्यू, तो उसकी जो रेंज है वो है 0 से लेके 65,535
35। आई होप यही, मैंने पिछली स्लाइड पे कुछ गलती तो नहीं की, ठीक है। अब इस चीज को समझिए कि वाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस। सर अगर मैं बात करता हूं अनसाइंड इंटीजर की, किसकी बात कर रहा हूं मैं? अनसाइंड इंटीजर। जो बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पूरी पूरी सी प्रोग्रामिंग पढ़ लेते हैं, आपको पता नहीं होता ये, ठीक है। तो अनसाइंड इंटीजर में वैल्यूज कहां से स्टार्ट हुई है? 0 1 2 3, कहीं ना कहीं यहां पर होगा 32 767। अनसाइंड में तो सारी पॉजिटिव है, दैट इज वाई 768 एंड सो ऑन। यहाँ होगी 65,535, यहाँ होगी 65,534 एंड सो ऑन, है ना? ठीक है। एंड हमारे पास एक सर्कल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और ये है साइंड इंटीजर का सर्कल, ठीक है, जिसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %d। अब हमने कहा 0 1 2 3, इसी तरीके से यहाँ पर 32767। देखिए 0 से लेके 32767 तक का मतलब है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हो गई 32,768, है ना? ठीक ठीक। अब ध्यान करिएगा, नेगेटिव नंबर नंबर लाइन पर किधर होते हैं? इस डायरेक्शन में। ओके, तो यहां पर पॉजिटिव के लिए आप कहां मूव कर रहे हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और नेगेटिव के लिए आप कहां मूव कर रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जस्ट लाइक नंबर लाइन। नंबर लाइन में आप इधर मूव करते थे और इधर मूव करते थे, क्योंकि ये सर्कल है, तो सर्कल में आप क्या कर रहे हैं? क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव वैल्यू अगर मुझे चाहिए, आई विल मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नेगेटिव के लिए आई विल मूव इन नेगेटिव डायरेक्शन। सेम लाइक, जस्ट सेम लाइक नंबर लाइन। लेकिन नंबर लाइन जब आप पढ़ते हैं तो वो फिक्स मतलब खत्म नहीं होती, इट्स लाइक इनफाइनाइट, है ना? लेकिन यहां पर अब कंप्यूटर में क्या है? बॉक्स है, बॉक्स वेरिएबल, बॉक्स उसका साइज है। अब किसी बॉक्स का जो साइज है उसके अंदर उसी हिसाब से सामान आ सकता है ना, या वैल्यू आ सकती है। तो हमने कहा यहां क्या वैल्यू होगी? माइनस का 32,768। ठीक है, ये दो सर्कल अगर आपकी समझ में आ गए, देन बहुत ही शानदार कहानी है। प्लीज नोट देम डाउन, इनको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि हमें समझना है आगे की कहानी। ठीक, अब मान लीजिए, जस्ट एज्यूम, हमने कहा दैट वी हैव हैश इंक्लूड stdio.h void main, and then I write int a is equal to minus का 4 and printf %d कॉमा a। जस्ट इसको समझने की कोशिश करते हैं, है ना? सर अगर आपने साइंड या अनसाइंड नहीं लिखा तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, या सी प्रोग्रामिंग क्या कहती है, या डेनिस रिची साहब क्या कहते हैं? डेनिस रिची साहब ये कहते हैं दैट बाय डिफॉल्ट इट इज ट्रीटेड एज साइंड। यानी कि अगर मैं ठीक हूं तो ए के अंदर ए क्या है? साइंड इंटीजर। ए क्या है? साइंड इंटीजर, एंड वी हैव %d फॉर इट। ठीक है, और अभी थोड़ी देर पहले ही पिछली स्लाइड पर ही मैंने आपको दिखाया था कि साइंड इंटीजर की जो रेंज होती है वो कुछ ऐसी होती है, -1 -2 -3 एंड वी हैव -32768। दैट मींस जो भी वैल्यू होगी वो इसी सर्कल के अंदर होगी। ठीक है सर, ओके। तो जब हमने पहली लाइन, अगर हम पहली लाइन की बात करें तो हो क्या रहा है? ए एक बॉक्स बना है, इसका कुछ एड्रेस है। सबसे पहले चेक होगा क्या -4 इसके अंदर है? हाँ सर, -4 इसके अंदर है, दैट इज व्हाई आई कैन असाइन -4 इनसाइड दिस बॉक्स। अब देखिए printf %d, दैट मींस हो क्या रहा है? प्रिंटिंग हो रही है। क्या %d के सर्कल में हम गए और देखा कि a के अंदर जो वैल्यू है वो इसी सर्कल में है? हाँ सर है, दैट इज वाई द वैल्यू इज प्रिंटेड लाइक -4। एवरीवन इज दैट ओके? एवरीवन इज दैट ओके?
प्लीज फोकस, प्लीज फोकस। अच्छा, आप इसको ऐसे भी देख सकते थे, माइनस है तो हम जीरो से इस डायरेक्शन में चले, ऑफ कोर्स, है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। प्लीज फोकस करिए, समझने की कोशिश करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम कहते हैं साइक्लिक प्रॉपर्टी। ठीक है सर, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, तब चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। मैंने कहा हैश इंक्लूड stdio.h void main एंड देन, मैं मान के चल रहा हूं अभी 2 बाइट का है ना अभी के लिए अंडरस्टैंडिंग, अनसाइंड इंट a इज इक्वल टू माइनस का 2। देख लीजिए अनसाइंड इंट लिखा हुआ है, ये याद रखिएगा, अनसाइंड इंट printf परसेंटेज u कॉमा a। अब समझने की कोशिश करते हैं, बट बिफोर दैट पहले हम दोनों सर्कल बना लेते हैं, एक अनसाइंड इंटीजर का है एंड एक साइंड इंटीजर का है। तो हमने कहा देयर इज अ सर्कल unsigned int, the format specifier is percentage u, and we have signed int and the format specifier is percentage t। सर्कल में वैल्यूज, इसकी जो रेंज है वो पॉजिटिव में यहाँ से शुरू है, 0 1 2 3, सर इसमें तो सारे ही पॉजिटिव हैं, 3 2 7 6 7 3 2 7 6 8 and so on। Here we have -1 -2 -3 and so on। यहाँ पर it is like 0 1 2 3 2 7 6 7, देन क्योंकि ये नेगेटिव का है, साइंड है, माइनस का 3 2 7 6 8 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक, अब आराम से समझिएगा और कोशिश करिएगा फोकस करने की। तो हमने कहा विद द फर्स्ट लाइन एक वेरिएबल बना a, लेकिन क्योंकि ये अनसाइंड है, अब मुझे बताइए अनसाइंड का तो ये सर्कल है, नहीं सर, मैंने दोनों सर्कल एक से बना दिए क्या, माफी चाहता हूं, आई एम वेरी सॉरी। ये होगा 65,535, ये होगा 65,500। ठीक है, जरा देख के बताइए क्या -2 इस सर्कल में है, आई डोंट थिंक सो, दैट इज वाई -2 इस वाले बॉक्स में आ सकती है क्या, नहीं सर, आपने डिक्लेयर किया अनसाइंड इंटीजर, -2 इसके अंदर नहीं आ सकती। तो स्टोर क्या होगी, अब कहानी ये है, देखो -2 माइनस के लिए हमें कहां मूव करना होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर ये सर्कल होता तो हम यहां मूव करते, -2 हमें मिल जाता, लेकिन सर्कल तो ये वाला हमें चूज करना है। क्या ये दोनों सर्कल में सेम नंबर ऑफ वैल्यूज है, यस सर। तो अनसाइंड इंटीजर के लिए क्या वैल्यू स्टोर होगी, सर 0 से 2 स्टेप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आप चलेंगे तो ये वाली वैल्यू स्टोर होगी। दैट इज वाई -2 नहीं स्टोर होगा, क्या वैल्यू स्टोर होगी, इंस्टेड ऑफ -2 65,534 वैल्यू स्टोर होगी। अब जब आप इसे रन कराओगे किसी कंपाइलर पर, वहां पर 4 बाइट का इंटीजर होगा, आपका आउटपुट कुछ और आएगा और आप टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर मुझे परेशान करेंगे। ये मैं सिर्फ अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं, क्योंकि 4, तो क्या वैल्यू स्टोर होगी, 65,534। ठीक है सर। अच्छा, अब यहां तक का काम हो गया, अब हम सेकंड लाइन पर आ रहे हैं, दैट इज प्रिंटफ में क्या होगा। अब प्रिंटफ कहेगा परसेंटेज यू के सर्कल में जाओ और ए देखो, ए की वैल्यू प्रिंट कर दो। तो हमें देखना पड़ेगा क्या ए इस सर्कल में है, बिल्कुल है, एंड दैट इज व्हाई द आउटपुट इज 65534। दैट इज कॉल्ड एज साइक्लिक प्रॉपर्टी। और इसीलिए मैंने ये वाले 2 सर्कल आप लोगों के लिए बनाए हैं, ताकि आपको ये समझ में आए कि हो क्या रहा है। ठीक है, फिर से समझते हैं, फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। चलिए, मान लीजिए मैंने कहा हैश इंक्लूड stdio.h void main and I write like int I is equal to
32769 and then I am trying to printf %d, i। ठीक है, अब देखिएगा, समझिएगा कि हो क्या रहा है। सर हमने कहा कि सर्कल बनाया हमने साइंड इंट का। अब बताइए मैं साइंड इंट का क्यों बना रहा हूं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर आप कुछ नहीं लिखते हैं इट इज ट्रीटेड एज अ साइंड। ठीक, अब साइंड का सर्कल है तो 0 1 2 यहाँ होगा 3 2 7 6 7, यहाँ माइनस का 1 माइनस का 2 एंड हेयर वी हैव -3 2 7 6 8 एंड सो ऑन। अच्छा, यहाँ क्या हुआ, यहाँ एक बॉक्स बना, उसका नाम A है, उसका कुछ एड्रेस है। अब कहानी ये है, क्योंकि ये साइंड है, मुझे बताइए क्या ये वैल्यू इस साइंड के अंदर है? नहीं सर, लेकिन वैल्यू तो किसी भी साइंड इंटीजर में सिर्फ यही वाली हो सकती हैं। ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है कि कोई भी इंटीजर स्टोर हो जाएगा, बिकॉज चीजें डिटर्मिनिस्टिक हैं, फिक्स साइज की हैं, है ना, देयर इज अ लिमिट। तो कहानी ये है कि 32769 कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर। तो फोकस करिएगा, पॉजिटिव नंबर के लिए आप कहां मूव करेंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, यहां तक आप आ गए 32767, लेकिन आपका नंबर इससे कितना बड़ा है? 2 बड़ा है ना। आवर नंबर इज 2 मोर देन 32767। Am I right or not? Am I right or not? Of course sir। तो आपको 2 स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो एक स्टेप में यहां आ जाएंगे और अगले स्टेप में यहां आ जाएंगे। दैट इज वाई कौन सी वैल्यू जाके स्टोर होगी इसे के अंदर, विच इज -32767। अब ये सारा नाटक इस पहली लाइन का था, ये सारा नाटक सिर्फ और सिर्फ इस पहली लाइन का था। अब दूसरी लाइन को देखते हैं। हमने कहा प्रिंटिंग करो, लेकिन प्रिंटिंग परसेंटेज डी मतलब ये वाला सर्कल। क्या आई के अंदर जो वैल्यू है वो इस सर्कल में है? हाँ सर, दैट इज वाई कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड द आउटपुट इज -32767। लेकिन ये सब मैं ये एज्यूम करके कर रहा हूं कि इंटीजर कितने बाइट का है? इंटीजर कितने बाइट का है? इंटीजर 2 बाइट का है। आई एम एज्यूमिंग एवरीथिंग लाइक दिस, प्लीज अंडरस्टैंड। ठीक है सर, समझते हैं। फिर से एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए हमने कहा हैश इंक्लूड stdio.h and then I write void main unsigned integer a is equal to -3 and now printf %u, a printf %d, a। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। कोशिश कीजिए कि मेरे सॉल्यूशन से पहले आप जवाब दे पाए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए कि आप इसका सॉल्यूशन दे पा रहे हैं या नहीं। मैंने कहा %u, here I have the circle और signed integer %d। यहाँ पर अनसाइंड है तो वैल्यू सारी पॉजिटिव हैं, 0 1 2 एंड 3 2 7 6 7। यहाँ है 65,535, यहाँ है 65,534, यहाँ है 65,533। अगर साइन सर्कल की बात करेंगे तो 0 1 2 3 2 7 6 7, यहाँ है माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, यहाँ है -32768। पहले फर्स्ट लाइन पर फोकस करते हैं। तो फर्स्ट लाइन पर जब हमने फोकस किया, सॉरी, हमने कहा कि ठीक है, देयर इज अ वेरिएबल a, इसका कुछ एड्रेस होगा, लेकिन
क्योंकि ये अनसाइंड है, क्या ए के अंदर -3 स्टोर हो सकती है? कभी नहीं। अनसाइंड के अंदर तो ये वैल्यूज स्टोर होंगी, ठीक। लेकिन -3 क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है, देखिए सर्कल क्योंकि हमारा अनसाइंड है तो हम सर्कल ये देखेंगे, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू अगर यहां होती तो आप एंटी क्लॉकवाइज में वर्कआउट करते, यहां पर भी काम वही करेंगे। 0 से मैं एंटी क्लॉकवाइज 3 स्टेप गया, 0 से 3 स्टेप, दैट इज वाई क्या वैल्यू स्टोर होगी सर? जो वैल्यू स्टोर होगी वो होगी 65,533। ये कहानी सिर्फ लाइन नंबर 1 की है, ये कहानी सिर्फ लाइन नंबर 1 की है, ठीक है सर। अब लाइन नंबर 2 पर जब आप आए तो आप ये कह रहे हो परसेंटेज यू फॉर्मेट अनसाइंड वैल्यू ऑफ 65,533। अनसाइंड इंटीजर वैल्यू क्या है इसकी? सर ये खुद अनसाइंड इंटीजर वैल्यू, दैट मींस अनसाइंड के सर्कल में ये था, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है और यहां प्रिंट होगा 65,533। लेकिन जब आप यहां पर आए हैं तो आप ये कह रहे हैं साइंड वैल्यू, साइंड वैल्यू ऑफ ये। अब एक बात बताओ, क्या साइंड इंटीजर में परसेंटेज डी वाले सर्कल में ये वैल्यू है? नहीं सर, नहीं। अब देखिए समझिएगा, अगर मुझे 65,533 इस सर्कल में स्टोर करनी होती तो मैं यहां से बढ़ता आगे और 65,533 वाली या 65,533 स्टेप बाद रुक जाता। तो जब आप रुकते तो कौन सी वैल्यू स्टोर होती? देखिए सर्कल सेम है, आप समझिए, यहां पर 1 2 3 3 स्टेप वाली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये वाली वैल्यू थी, तो सेम 1 2 3 स्टेप बाद वही वैल्यू आ जाएगी। दैट इज वाई इन केस, इन दिस केस क्या प्रिंट होगा सर? -3। बेसिकली इसकी साइंड वैल्यू यानी कि ये वैल्यू सर्कल में नहीं है ना। लेकिन साइक्लिक प्रॉपर्टी क्या कहती है कि वैल्यू सिर्फ इन्हीं सर्कल्स में से जाएंगी। तो परसेंटेज डी है, परसेंटेज डी में ये वाली वैल्यू नहीं आती, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट 2 बाइट्स इंटीजर। सेम इज द केस फॉर 4 बाइट। तो आपको इस साइक्लिक प्रॉपर्टी को अच्छे से समझना पड़ेगा। प्लीज नोट इट डाउन, इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए, बहुत अच्छे से समझने के लिए हैं ये सारे क्वेश्चंस। समझेंगे नहीं तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो आई वांट कि भैया आप लोग सारे समझ के चलें व्हाट इज साइक्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम समझ गए कि साइक्लिक प्रॉपर्टी क्या है, प्रिंटफ क्या है। अब कहानी ये है कि थोड़ी देर पहले हमने 2 नंबरों के एडिशन के लिए एक प्रोग्राम बनाया था, है ना सर? वो प्रोग्राम क्या था? प्रोग्राम कुछ ऐसा था, इंट a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, c देन आपने लिखा c इज इक्वल टू a प्लस b, देन आपने प्रिंटिंग की। अब मेरा सवाल आपसे ये है, क्या ये प्रोग्राम 2 नंबर्स के एडिशन का है? इज इट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स और इज इट अ प्रोग्राम टू ऐड 10 एंड 20? सर इस प्रोग्राम को आप कितनी भी बार रन कराते, ये हमेशा 10 और 20 का एडिशन देता। Is it a program? No, sir. Is it a right program? No, sir. Is it a program to add 2 numbers? No. It is a program जो कि स्पेशली 2 नंबरों को ऐड कर रहा है, सिर्फ 2 नंबर जो कि फिक्स हैं, 10 एंड 20। अरे मैं ऐसा प्रोग्राम क्यों बनाऊंगा 10 और 20 को ऐड करने का, है ना? प्रोग्राम हमेशा जनरलाइज्ड बनाए जाते हैं। दैट मीन्स 2 नंबरों के एडिशन का प्रोग्राम अगर बनाना है तो अब मान लीजिए पहले बार मैं चाहता हूं 10 और 20, अगली बार मैं उसको कुछ और इनपुट भी दे सकता हूं। दैट मीन्स व्हाट वी वांट, हम चाहते हैं कि इनपुट कीबोर्ड से आए और फिर मेरा प्रोग्राम उन 2 नंबर्स का एडिशन प्रिंट करे। लेकिन इस सब के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? इस सब के लिए आपको पता होना चाहिए हाउ टू टेक इनपुट कमिंग फ्रॉम कीबोर्ड, how to take input coming from keyboard। भाई जैसे printf का अपना काम है आउटपुट देना, तो यहां हमें क्या चाहिए? यहां हम सीखना चाह रहे हैं कि इनपुट कैसे लिया जाता है। आई होप सब लोगों को याद होगा, जब मैंने printf या डेटा टाइप पढ़ा रहा था तब एक डायग्राम सा बनाया था, याद है? ये मॉनिटर है, मान लीजिए ये हमारा कीबोर्ड है और ये हमारा सीपीयू है। आई होप सबको याद आ गया होगा, सीपीयू, स्क्रीन एंड कीबोर्ड। असेंबलिंग अपने आप कर लेना, यहाँ तार वहाँ तार, जितने भी तार जोड़ने हैं सब जोड़ लीजिएगा आप, ठीक है? मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ।
है ना? क्या ये याद है सभी लोगों को? और यहां पर भी हमने एक बात की थी कि वटेवर इनपुट, जो भी इनपुट कीबोर्ड से आप दे रहे हैं, शायद याद होगा, वो आपके प्रोग्राम में कैसे पहुंच रहा है? 0 1 के सीक्वेंस में। अब क्योंकि ये नंबर है तो इसकी एक वैल्यू होगी, याद है ना? ऐसे ही हमने पढ़ा था, यहां से जो भी आप इनपुट दे रहे हो वो इस तार के थ्रू आपके प्रोग्राम में जीरोस और वंस के सीक्वेंस में कन्वर्ट हो जाता है। पहुंचता आपके प्रोग्राम के लिए क्या पहुंचता है? आपके प्रोग्राम के लिए तो ये नंबर पहुंचता है। अब कहानी ये है कि आपका प्रोग्राम इसको सिंबल की तरह ट्रीट करे या नंबर की तरह ट्रीट करे। इसीलिए कॉन्सेप्ट आया था फॉर्मेट स्पेसिफायर का। तो जब कीबोर्ड से एक वैल्यू आ रही है, व्हेन सम वैल्यू इज कमिंग इन द टर्म्स ऑफ जीरोस एंड वन, वैल्यू नहीं कहना चाहिए मुझे, व्हेन सम इनपुट इज कमिंग फ्रॉम द कीबोर्ड इन आवर प्रोग्राम, इट इज कमिंग एज अ सीक्वेंस ऑफ जीरोस एंड वन। तो हमारे प्रोग्राम को यह पता होना चाहिए ना, इन विच फॉर्मेट आई हैव टू डील इट। मुझे इसे नंबर की फॉर्म में देखना है, मुझे इसे नंबर की फॉर्म में रीड करना है, सिंबल की फॉर्म में रीड करना है, या कैसे रीड करना है। दैट इज वाई जब हम इनपुट लेते हैं कीबोर्ड से, देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड एज स्कैन एफ। स्कैन एफ का काम क्या है? टू रीड द इनपुट कमिंग फ्रॉम द कीबोर्ड। तो स्कैनएफ को हमें दो चीजें बतानी पड़ती हैं। सबसे पहली चीज हमें बतानी पड़ती है इन विच फॉर्मेट जो भी इनपुट आ रहा है वो किस फॉर्मेट में आ रहा है, हमारा प्रोग्राम उसे किस तरीके से हैंडल करेगा। यही चीज हमने प्रिंटएफ में भी पढ़ी थी। सेकंड इंपॉर्टेंट बात, मान लीजिए यहां से आपने 10 दिया, ठीक। अब ये 10 कहां पर जाके स्टोर होगा? सर दिस इज द मेमोरी, ये मेमोरी है। मेमोरी में बहुत सारे ब्लॉक बने हुए हैं, हमने पहले भी डिस्कशन किया था। अब 20 अगर आ रही है या 10 आ रहा है तो वो तो यहां भी स्टोर हो सकता है, यहां भी स्टोर हो सकता है, यहां भी स्टोर हो सकता है, यहां भी स्टोर हो सकता है। मेमोरी में ऐसे बहुत सारे ब्लॉक हैं। आप क्या चाहते हैं? सर प्लीज अंडरस्टैंड, इफ आई वांट टू स्टोर अ वैल्यू, मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है, लेकिन मेमोरी में तो इस तरीके के बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेमोरी में तो इस तरीके के बहुत सारे ब्लॉक हैं भैया, ठीक है। ओके, लेट अस सपोज मैंने कहा दिस इज ए, मान लेते हैं ये ए है और ये इसका एड्रेस है। अब हमने कहा ठीक है, स्कैन एफ, आपने स्कैन एफ और आपने कहा %d, ठीक। अब स्कैन एफ से मान लीजिए कीबोर्ड से आपने 10 एंटर किया, तो ये 10 तो यहां भी हो सकती है, यहां भी। आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि ये जो वैल्यू 10 है वो यहां पर जाके स्टोर हो। क्या आपको याद है मैंने कुछ चीजें डिस्कस की थी, एड्रेस, लेबल एंड ऑल। तो जब आपके प्रोग्राम में बाहर से कोई आ रहा है तो आप उसे क्या चाहते हो? बाय डिफॉल्ट तो वो कहीं भी स्टोर हो सकता है। आप ये चाहते हो कि नहीं भाई, स्पेसिफिकली यहां पर आके स्टोर हो। तो व्हाट यू वांट, आपको स्कैनएफ को इसका एड्रेस देना पड़ेगा। एड्रेस याद आ रहा है? एड्रेस याद आ रहा है? हाँ, बाहर से कोई आता है तो आपको सब कुछ बताना पड़ता है। किचन में सेकंड स्लैब पर ऊपर वाली रैक में लेफ्ट से तीसरा डब्बा, दिस इज कॉल्ड एज एड्रेस। दैट इज वाई आपको यहां पर क्या देना पड़ता है? एक एड्रेस देना पड़ता है। इन सी प्रोग्रामिंग किसी वेरिएबल के एड्रेस के लिए एक ऑपरेटर यूज होता है जिसे हम कहते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। तो दैट इज वाई यहां पर इन केस आप चाहते हो कि आपकी जो भी वैल्यू आ रही है वो ए वेरिएबल के अंदर स्टोर हो, तो आपने ये कर दिया। अब देखिए क्या हुआ, पहले हम बता रहे हैं किस फॉर्मेट में आएगा और हम बता रहे हैं जो भी वैल्यू है वो कहां जाके स्टोर होगी, ए नाम के बॉक्स के एड्रेस पर। अब पूरी कहानी समझिए अच्छे से। सर हमने कहा हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड stdio.h, ओके, देन आई राइट void main, ओके, मैंने कहा int a, ठीक है। अब ज्यादातर लोग नहीं जानते कि सर जब स्कैनएफ लिखना है तो प्रिंटएफ क्यों लिख रहे हो, ये प्रिंटएफ क्यों लिख रहे हो, एंटर अ नंबर। क्या ये जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन ये यूजर के कन्वीनियंस के लिए है। भाई प्रोग्राम मैं बना रहा हूं, जरूरी तो नहीं मेरा प्रोग्राम कोई प्रोग्रामर यूज करे। हो सकता है आपके फादर को प्रोग्रामिंग नहीं आती,
है ना। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तब तो एक आउटपुट स्क्रीन आएगा ना। अब मान लीजिए आउटपुट स्क्रीन पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है, एंटर नंबर लिखा हुआ नहीं है, तो कैसे किसी को समझ में आएगा कि क्या करना है। सो ये जो प्रिंटएफ है ये कन्वीनियंस का काम करेगा, क्योंकि ये मैसेज प्रिंट करेगा कि दैट यू हैव टू एंटर अ नंबर। ठीक है, अदरवाइज क्या ये जरूरी है? नहीं सर, आराम से समझिएगा। एंड देन हमने लिखा स्कैन एफ परसेंटेज डी m% ऑफ ए। अब पूरी कहानी समझिए। इंट ए से क्या हुआ? इंट ए से मेमोरी में एक वेरिएबल बना ए, इसका कुछ एड्रेस होगा और इसके अंदर एक गार्बेज वैल्यू होगी। अब नेक्स्ट लाइन जब चलेगी तो यहां लिखा आएगा एंटर अ नंबर, और कर्सर यहां पर ना ब्लिंक कर रहा होगा। क्यों ब्लिंक कर रहा होगा? देखो प्रिंटएफ ने अपना काम कर दिया, प्रिंटएफ ने अपना काम कर दिया, कर्सर ब्लिंक हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब स्कैनएफ चल रहा है, और स्कैनएफ चल रहा है दैट मींस स्कैनएफ डिमांड कर रहा है कि कीबोर्ड से कुछ आएगा। सो अनटिल अनलेस आप कुछ कीबोर्ड पे प्रेस नहीं करते, ये कर्सर इस तरीके से ब्लिंक कर रहा होगा। करके जरूर देखिएगा, है ना। द मोमेंट आपने दिया यहां से 10 और आपने एंटर मारा, कर्सर आ गया यहां पर, और ये वैल्यू 10 कहां पर जाके स्टोर हो गई? इस वेरिएबल ए के अंदर। ठीक है सर, लेकिन सर प्रिंट भी करा लेते हैं ना। तो लेटर यू प्रिंट लाइक दिस, प्रिंट एफ द वैल्यू इज परसेंटेज डी कॉमा ए। सर यहां क्यों नहीं एड्रेस लगा रहे थे? अरे अब तो वो आपके प्रोग्राम का हिस्सा है भाई, हाँ या ना? ए। ठीक है सर, तो अब हुआ क्या? अब कुछ नहीं हुआ, ये हमारा आउटपुट स्क्रीन है, प्रिंट एफ प्रिंट कर रहा है द वैल्यू इज अ परसेंटेज डी। एक इंटीजर वैल्यू आने वाली है, और कहां से आने वाली है? ए से, दैट इज वाई 10 वैल्यू यहां पर आ जाएगी। सो दैट इज हाउ आप कीबोर्ड से इनपुट को रीड कर सकते हैं। आई होप इस सेशन में आपको 3-4 चीजें समझ में आ गई होंगी। साइक्लिक प्रॉपर्टी क्या होती है, स्कैनएफ क्या होता है, कैसे इंटीजर्स या अनसाइंड इंटीजर में वैल्यूज स्टोर होती हैं, नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, रेंज कैसे निकलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। बट बिफोर आई मूव अहेड, है ना, अनअकैडमी के बारे में बता दूं, है ना। ऑल इन वन प्रैक्टिस बैच CSIT DSAI स्टार्ट हो चुका है 23 मई से, है ना। तो ये बैचेस, बहुत सारे बैच हमने लॉन्च किए हैं, है ना। बट मैं बच्चों को यही रिकमेंड करूंगा कि प्रैक्टिस बैच सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है सर प्रैक्टिस बैच सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट? प्रैक्टिस बैच सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि थ्योरी तो बहुत सारे लोग कर जाते हैं, लेकिन हुआ क्या, मान लीजिए मैंने आपको कुछ पढ़ाया, आपने कॉपी में कुछ लिखा, मैंने कुछ और पढ़ाया, आपने कुछ और सोचा और कुछ और सोच के लिख लिया। अब आप जितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उस कुछ और को देख के सोच के कर रहे हैं। मैंने सही पढ़ाया, आपने गलत इंटरप्रेट किया और गलत तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन हो गया गलत। आप क्या सोच रहे हैं? लेकिन समझिएगा, ये गलती गेट के एग्जाम में होगी तो टेंशन होगी, वहां नहीं करनी है ये गलती। इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए जो गलती के चांसेस है वो हट जाएं। ठीक है, तो प्रैक्टिस बैच के लिए मैं स्पेशली आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जरूर जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। प्राइस भी बहुत ही नॉमिनल है, 1999। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।